हाँ बेटा, बुक के बारे में बताने वाला था। करेक्ट करेक्ट। ठीक है ठीक है, आइए तो बुक के बारे में आज बात कर लेते हैं। जल्दी से बच्चों के जो डाउट्स है किताब रिलेटेड वो डिस्कस कर लेते हैं। मॉड्यूल पूरा करना है। ठीक है, देखो बेटा, एनएलएम से बहुत इंपॉर्टेंट कहानी शुरू हो रही है। इस हफ्ते हमारे पास लेक्चर कम है। इस हफ्ते हमारे पास ना 3 ही लेक्चर थे, तो मैं शायद ना संडे को आपकी क्लास रखूंगा। ठीक है। हाँ, इस हफ्ते हमारे लेक्चर ही कम लगे, पता नहीं, तो मैं संडे को आपकी क्लास रखूंगा। ट्राई करूंगा मैं। ठीक है। नहीं नहीं, एनएलएम ही खत्म करेंगे संडे तक। ठीक है, आइए तो एनएलएम से आपके पास जो अब फिजिक्स चालू हो रहा है, ये पूरा फिजिक्स इंटरलिंक्ड है और एनएलएम आगे के पूरे फिजिक्स का फंडामेंटल है। ठीक है। एनएलएम से चीजें बहुत सिस्टमेटिक होंगी। काइनेमेटिक्स में थोड़ी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग लगती है। एनएलएम से आपको सीक्वेंस वाइज सिस्टमेटिक लगेगा। चैप्टर सिस्टम्स है इसमें, उसको फॉलो करना है। जैसे पहली स्टेप हर सवाल में एफबीटी बनानी। ठीक है। तो एनएलएम बहुत सीरियसली लें। अभी तक किसी ने पढ़ाई सीरियसली नहीं भी करी है, तो अब से, आज से आप पढ़ाई डबल करिए, अपनी पढ़ाई बढ़ाइए एनएलएम से। फिर किताब भी करना जरूरी है। ठीक है। कई बार क्या हो रहा है, हम बहुत ज्यादा मोबाइल को देख के कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा प्रिंट ले लें या किताब करें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है। तो बुक में सबसे पहली स्टेप मॉड्यूल्स करेंगे अच्छे से। ठीक है, मॉड्यूल्स बिल्कुल अच्छे से करेंगे। इसके जो बिगनर बॉक्स है, ठीक है, वो आप मान सकते हो जेई मेंस लेवल है, और जो एक्सरसाइज है वो जेई एडवांस लेवल है। ठीक है। खैर एडवांस में और ज्यादा डिटेल में भी आता है। ठीक है। चलो, अब मेरे को बताओ जेई एडवांस में कट ऑफ कितना जाता है, आपको आइडिया है? कुछ बच्चे बोल रहे हैं 70, 80, 45, 94, 40%, 65%, 40% कट ऑफ जाते हैं बस। क्या बात कर रहे हो? 75%। ये पीयूष क्या लिख रहे हो बेटा, समझ नहीं आ रहा है, पूरा लिखा करो, आधा अधूरा मत लिखो। 94% बोल रहा है एक बच्चा। 33%, इतना कम? क्या बात कर रहे हो? 33% नंबर लाएंगे तो आईआईटी मिल जाएगा। जेई एडवांस का कट ऑफ हर साल रहता है 25 से 30%। ये जनरल कैटेगरी की बात करें, रिजर्व कैटेगरी और कम। ठीक है, जेई एडवांस का हर साल। ठीक है, अगर पेपर बहुत कठिन आ गया तो 25% के आसपास कट ऑफ रहता है। पेपर इजी आया तो 30-31% कट ऑफ रहता है। समझ आएगी? ठीक है ना, जनरली एडवांस के लिए। ठीक है, जनरली इतना ही रहता है, 2-3% आगे पीछे चलता है। ठीक है, तो अपन सेफ साइड मान के चलते कि जेई एडवांस में कट ऑफ 30 to 35% मान के चलते हैं। ठीक है, ये आप मान के चलिए कि इतना कट ऑफ है। तो इतना कम कट ऑफ क्यों है? मतलब 100 में से 30-35 नंबर है तो आईआईटी की सीट मिल जाएगी, बिल्कुल आईआईटी की सीट मिल जाएगी, पक्की बात है एकदम। क्यों?
क्योंकि सवाल कठिन होते हैं, ठीक है, सवाल कठिन होते हैं, पेपर का पैटर्न कठिन होता है, ठीक है। तो अब से हमको कठिन सवाल करने की भी आदत डालनी है खुद को, है ना। जेईई मेंस का कट ऑफ कितना रहता है? जैसे अगर आप 300 का पेपर है तो जेईई मेंस का कट ऑफ कितना रहता है? नंबर में बताओ, नंबर, नंबर। हाँ, नहीं नहीं, 80-90 नंबर हुआ करता था, लेकिन वो कई सालों पहले, जब से 2 अटेम्प्ट चालू हुए ना जेईई मेंस का। जैसे आपने देखा होगा आज जेईई मेंस का पेपर चालू हो गया है, ठीक है, 2020 वाला। तो जब से 2 अटेम्प्ट चालू हुए हैं तब से बच्चे ज्यादा प्रिपेयर होकर देते हैं, 2 बार देते हैं, तो कट ऑफ बढ़ गए, ठीक है। तो 125 से 130 कट ऑफ, ठीक है, ये जेईई मेंस का कट ऑफ रहता है, ये जेईई एडवांस का कट ऑफ रहता है। कट ऑफ मतलब क्या? अगर जेईई मेंस में आपके 300 में से 130 140 नंबर आए तो आप सिलेक्ट हो जाओगे, आप 120 भी नंबर आए, ठीक है, तो आप सिलेक्ट हो जाओगे जेईई एडवांस देने के लिए। मतलब आप रफली मान के चलो 120 के आसपास, ठीक है, 120, सॉरी 120 तो मैं 360 के हिसाब से बोल रहा हूँ, आप मान के चलो 120, करेक्ट, 120 आप सेफ साइड रह के मान के चलो, थोड़ा कम भी हो सकता है 5-10 नंबर, ठीक है। तो 120 आप मान के चलिए कट ऑफ जेईई मेंस का। अगर 300 भी मान लो तो भी हो जाता है, आप ऐसा मान लो 100 to 120, ठीक है, जेईई मेंस का कट ऑफ है ना। कट ऑफ मतलब क्या? जितने बच्चे दे रहे हैं उसमें से टॉप 2.5 लाख बच्चे, जेईई मेंस के टॉप 2.5 लाख बच्चे, सब इंक्लूडिंग सारा रिजर्वेशन जनरल इंक्लूडिंग, टॉप 2.5 लाख बच्चे जेईई एडवांस देते हैं। और उन 2.5 लाख बच्चों में से टॉप 15,000 समथिंग को आईआईटी की सीट मिलती है, ठीक है। हाँ, एडवांस का पैटर्न फिक्स नहीं होता है, एडवांस के टोटल मार्क्स फिक्स नहीं होते, ठीक है। तो हर बार पैटर्न अलग होता है, टोटल मार्क्स अलग होते हैं, तो रफली परसेंटेज इसीलिए अपन ध्यान रखते हैं, ठीक है। चलो, अब ऐसा तो है नहीं हमको मिनिमम नंबर लाने, है ना। तो सही स्कोर क्या है सर? वेरी गुड स्कोर किसको बोलोगे आप? वेरी गुड स्कोर, वेरी गुड स्कोर किसको बोलोगे आप मेंस में? अगर आप 220 प्लस हो आउट ऑफ 300 तो ये बहुत अच्छा स्कोर है, बहुत अच्छा स्कोर है, आप कंट्री के टॉपर्स में हो। और एडवांस में, ठीक है, 50-60%, ठीक है, ये बहुत अच्छा स्कोर है, ठीक है। तो आप मतलब बहुत अच्छी जगह पहुंच जाओगे, और जितना आगे जाते जाओगे उतनी अच्छी रैंक, उतनी अच्छी रैंक, उतनी अच्छी रैंक, एक एक नंबर पे कई हंड्रेड्स की रैंक का ऊपर नीचे हो जाता है। हाँ, मेंस का पैटर्न फिक्स्ड है, मेंस का पैटर्न फिक्स्ड है, एडवांस का पैटर्न हर साल बदल सकता है, ठीक है। आगे, आगे चलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अब से हमें ना कठिन सवाल करने की भी आदत डालनी पड़ेगी, ठीक है बेटा। तो टफ सवाल डालिए, तो किताब आप कर सकते हो, इसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप मॉड्यूल पूरा करिए, ठीक है, फिर एचसी वर्मा आप पूरी करिए, एचसी वर्मा आप पूरी करिए, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपको बेसिक लेवल की और प्रैक्टिस करनी है, बेसिक टू मॉडरेट टू टफ, ठीक है, बेसिक से मॉडरेट से टफ, ऐसे आपको लेवल करना है। तो 2-3 किताबें और चलती है, डीसी पांडे, बच्चे बोल रहे चैट में, हाँ डीसी पांडे बिल्कुल आप ले सकते हो, ठीक है, अरिहंत पब्लिकेशन की, ठीक है, सिंगेज पब्लिकेशन की चलती है, पीएम शर्मा, ठीक है। तो ये आप ले सकते हो, प्रेफर कर सकते हो, सिर्फ तभी जब ये कंप्लीट है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, सारी किताबें ले लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो, करते कुछ नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं करना,
ये फर्स्ट है, ठीक है, ये फर्स्ट है ना, ये फर्स्ट है। सेकेंड स्टेप, इसके अलावा बालाजी पब्लिकेशन है, जीआरबी पब्लिकेशन है, ठीक है, फिजिक्स गैलेक्सी की किताबें वो भी चलती हैं, इनमें से आप कोई भी ले सकते हो। और अच्छे गुड प्रॉब्लम्स आपको करने हैं, ठीक है, अच्छे सवाल आपको करने हैं। अच्छे सवाल मतलब वेरिएशन और थोड़ी कठिनाई के साथ। तो इरोडो है, लेकिन ये ना काफी, ये सब्जेक्टिव है, पुराने पैटर्न है, सब्जेक्टिव है सारे सवाल। तो कुछ बच्चों को अच्छा नहीं लगता ये सब्जेक्टिव करना, ठीक है, क्योंकि पैटर्न ऑब्जेक्टिव है इसीलिए। लेकिन इसमें अच्छे सवाल है, मतलब ये बहुत स्टैंडर्ड किताब है, ये रशियन ऑथर की किताब है, ठीक है। जैसे एच सी वर्मा जब से शुरू हुई है तब से चेंज ही नहीं हुई है, वैसा ही इसके साथ भी कई सालों से चेंज ही नहीं हुई किताब, जैसी है वैसी चल रही, ठीक है। हाँ, हिरोडो है, ठीक है। और आप एक 1 2 3 4 बुक ले सकते हो, ठीक है, आप चाहो तो एक 1 2 3 4 बुक ले सकते हो, ठीक है। 1 2 3 4 कौन सी बुक है? 1 2 3 4 एलन इंदौर के सेंटर हेड है कमल सर, तो उनकी बुक है। तो हम लोग जब पढ़ते थे तो तब सर ने जो सवाल बनाते थे हम लोग डिस्कस करके ना, सर उनसे भी काफी डिस्कस किया करते थे, तो सर ने वो सवाल इस बुक में रखे, ठीक है। आइए, तो मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर दे देता हूँ, इसके एक दो बच्चे पूछ रहे थे, तो वो आपको कोरियर कर देंगे किताबें। 9755523008, 9755523008, करेक्ट। तो इसमें आपको अलग अलग पैटर्न के ऑब्जेक्टिव सवाल मिल जाएंगे, सब्जेक्टिव मिलेंगे, ये सब्जेक्टिव सवाल है, ठीक है, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। तो इसके और ऊपर लेवल है, और ऊपर लेवल है, तो लेवल का अंत नहीं है। और एक बार जब 11th पूरा हो जाएगा तो हम 11th के एंड में पास्ट जेई मेंस के पेपर और पास्ट जेई एडवांस के पेपर एलएन से ही आपको मिलेंगे, वो अपन प्रैक्टिस करेंगे रिवीजन के टाइम, ठीक है। हाँ, 1 2 3 4 बुक का नाम ही 1 2 3 4 ही है फिजिक्स 1 2 3 4 बस, कमल सर के द्वारा लिखी गई ये बुक, ठीक है। हाँ, तो ये ले सकते हो बेटा, वैभव तो पूछ रहे थे, ये ले सकते हो तुम, ठीक है। और स्कूल स्कूल के लिए क्या करेंगे, है ना, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं स्कूल के लिए क्या करेंगे, तो वो एनसीईआरटी आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है, रेगुलरली पढ़ते रहना चाहिए स्कूल वाले बच्चों के लिए, जो बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं प्रॉपरली। और दूसरा, ठीक है, एफएल अरोड़ा का आप बुक ले सकते हो, एग्जाम्पलर एक बुक आती है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, वो कर सकते हो आप, ठीक है। है ना। तो अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर मैं सारी किताबें ले लूंगा नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, आपको एक फिक्स मॉड्यूल एचसी वर्मा, ठीक है। और इसमें से चाहो तो 1 2 3 4 ले लो, 1 2 3 4 नहीं कवर्ड हो जाते, या फिर इनमें से चाहो तो कोई भी ले सकते हो। ये थोड़ी सी छोटी किताब है, जल्दी खत्म हो जाती है, ये बहुत बड़ी किताब है, इसमें ज्यादा समय, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया पूरा खेल, और भी कंफ्यूजन हो तो आप फोन लगा के पूछ सकते हो, ठीक है। लेकिन जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जो ज्यादा स्क्रीन टाइम है जिनका, ठीक है, तो वो स्कूल की तैयारी भी करें, ऐसा नहीं कि स्कूल के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, अपन जो पढ़ रहे हैं वही चीज स्कूल में भी आएंगे आपको, ठीक है। आइए आगे चल रहे हैं फिर, तो अब से थोड़ा कठिन सवाल करना भी चालू कर देंगे जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। शुरू करें बेटा।
आई मौखिका करेंगे ना अभी आज की क्लास के बाद भेजूंगा मैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है चलो, तो हम थे एनएलएम पे। मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, आप उसका एफबीटी बना के दिखाइए मेरे को। ये कैपिटल एम मास की स्फेरिकल बॉल है और ये एक रॉड है जिसका मास स्मॉल एम है। ठीक है, ये ग्राउंड है और ये बॉल है। बच्चों एफबीटी बना के बताओ, कैपिटल एम का एफबीटी बनाओ और स्मॉल एम का बनाओ, दोनों का एफबीटी बनाओ। नहीं, स्मूथ जमीन है, फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन हम फ्रिक्शन चैप्टर में लाएंगे, अभी स्मूथ जमीन है। ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, तो स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन नहीं लगाना है। आइए देखें, तो कैपिटल एम की पहले बात करते हैं। तो कैपिटल एम पे एक तो एम जी, कैपिटल एम पे एक एम जी। अब देखो कहां कहां से कांटेक्ट में, कोई रस्सी तो कनेक्टेड नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है। अब कहां कहां से कांटेक्ट में, देखो एक यहां से टच, एक यहां से टच, एक यहां से टच, तीन जगह से टच है, तो तीन जगह से नॉर्मल। एक जमीन का नॉर्मल यहां से, नॉर्मल ग्राउंड। एक दीवार का नॉर्मल, नॉर्मल वॉल। और एक रॉड के नॉर्मल, तो रॉड के कारण इस पे नॉर्मल किधर आएगा, इस तरफ। नॉर्मल रॉड और स्फीयर के बीच का। तो जब इसका एफबीटी आप पॉइंट मान के बनाओ तो ऐसा बनेगा। बताइए, समझ आया? कोई डाउट है यहाँ तक पूछो। शाबाश। अब रॉड के लिए बनाते हैं, तो रॉड का खुद का स्मॉल एमजी तो लगेगा। अब रॉड रस्सी वस्सी से तो बंधेगी है, तो कोई टेंशन है नहीं। अब रॉड कहां कहां से कनेक्टेड है, एक यहां से कनेक्टेड, एक यहां से कनेक्टेड, एक यहां से कनेक्टेड, तो तीन कनेक्शन है रॉड के। ठीक है, तीन टच है तो तीन टच पे तीन नॉर्मल। एक वहां से नॉर्मल ऐसा, नॉर्मल वॉल ऑन रॉड। एक जमीन से नॉर्मल ऐसा, नॉर्मल बाय ग्राउंड ऑन रॉड। और एक इन दोनों के बीच का नॉर्मल, इस पे इधर लगा है तो इस पे इधर लगेगा, इस तरह। नॉर्मल बिटवीन रॉड एंड स्फीयर। तो इसका एफबीटी ऐसा होगा, एलजी नॉर्मल रॉड और स्फीयर के बीच का, नॉर्मल वॉल, नॉर्मल ग्राउंड। ये एफबीटी हो गया रॉड का। बताइए कोई डाउट किसी को?
नहीं देखो, जमीन है ना, तो ग्राउंड से परपेंडिकुलर ऐसा आ जाएगा नॉर्मल। हाँ, सब कुछ टेल टू टेल ज्वाइन करके बनाना है, जैसे वेक्टर में बना देते हैं हर बार। चलो आगे, कोई दिक्कत? अब मेरा अगला सवाल है आपसे, अगर ये वैल्यू 50 न्यूटन आई, लेट अस सपोज कि नॉर्मल बिटवीन रॉड एंड स्फीयर 50 न्यूटन है, तो क्या ये भी 50 न्यूटन होगा? ये 50 न्यूटन है रॉड और स्फीयर का, तो ये भी 50 न्यूटन बिल्कुल होगा, पक्की बातें होगा। किस लॉ से? न्यूटन का तीसरा नियम, एक्शन रिएक्शन, अभी वो करेंगे थर्ड लॉ, ठीक है। आइए, एक और चीज मैंने लास्ट टाइम बताई थी, क्या सर्कल का नॉर्मल हमेशा सर्कल के सेंटर से पास करना चाहिए, ये बताया था क्या मैंने लास्ट टाइम? ठीक है, तो आप देखो, एक और चीज लिखो यहाँ पे, ठीक है, नॉर्मल ऑफ सर्कल बोल दो या फिर स्फीयर बोल दो, शुड पास थ्रू सेंटर। ठीक है, नॉर्मल ऑफ सर्कल या फिर स्फीयर शुड पास थ्रू सेंटर, इसका मतलब क्या है? नॉर्मल मतलब क्या? परपेंडिकुलर। अब देखो, जैसे यहां पे नॉर्मल बना है, जैसे यहां पे नॉर्मल, तो नॉर्मल मतलब आप बोलते हो परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, सर्कल या कर्व के केस में परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो यहाँ पे टेंजेंट ऐसे बनेगी, तो नॉर्मल ऐसा आएगा, टेंजेंट के परपेंडिकुलर, इसके अलावा। और टेंजेंट के परपेंडिकुलर कौन होता है? रेडियस, तो नॉर्मल होगा अलोंग रेडियस, और रेडियस सेंटर से पास करेगा, तो नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास करेंगे। समझ गए? हाँ उज्जवल, ग्रेविटी हमेशा नेगेटिव जे कैप में होती है। बिल्कुल, पर चले आगे, हटा दो, तो ये लिख लीजिए, आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिखो बेटा, न्यूटन का थर्ड लॉ भी लिख लो। ठीक है, न्यूटन का थर्ड लॉ लिख लीजिए, फॉर एवरी एक्शन देयर इज an equal and opposite reaction. For every action, there is an equal and opposite reaction. चले बेटा आगे, डन, शाबाश, आइए आ जाओ, जल्दी आओ बेटा। देखो अब अगली केस क्या बोलना चाह रहे, इसका मतलब समझना अच्छे से। एक्शन रिएक्शन फोर्स होते हैं, तो जैसे कोई मान लो 50 न्यूटन इज अप्लाइड बाय, एक जने ने दूसरे पे 50 न्यूटन लगाया, 50 न्यूटन इज अप्लाइड बाय ए ऑन बी,
अगर ये एक्शन बोलोगे तो रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड सेम 50 न्यूटन इज अप्लाइड बाय। बताओ रिएक्शन अब कौन किस पे लगाएगा? ये ना इंटरचेंज हो जाता है। जैसे एक्शन आपको बोला ए ऑन बी, तो रिएक्शन हो जाएगा बी ऑन ए। तो रिएक्शन 50 न्यूटन इज अप्लाइड बाय बी ऑन ए इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये समझना एक्शन में ए ऑन बी है तो रिएक्शन में बी ऑन ए लग जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल बोलूं आपको, अर्थ है, ये इंसान, मान लो 5 किलोग्राम का इंसान है, तो इंसान पे फोर्स कितना लगाती है अर्थ? वेट mg, नीचे की तरफ कितना? 50 न्यूटन। तो आप क्या बोलोगे? 15 न्यूटन, ये एक्शन है अप्लाइड बाय अर्थ ऑन मैन। अब इसका रिएक्शन बोल के बताओ चैट में। 15 न्यूटन अप्लाइड बाय, बताओ तो लिख के क्या लिखोगे इसका रिएक्शन? फिफ्टी न्यूटन अप्लाइड बाय मैन ऑन अर्थ, यानी अर्थ ने इंसान पे 50 न्यूटन नीचे लगाया है, तो इंसान अर्थ पे 50 न्यूटन ऊपर लगाएगा। ये हुआ रिएक्शन। तो एक्शन किसके एफपीडी में? इंसान के। रिएक्शन किसके एफपीडी में? अर्थ के। तो जितना अर्थ इंसान पे लगा रही है फोर्स, ठीक उतना फोर्स इंसान भी अर्थ पे लगा रहा है। डायरेक्शन देखो अपोजिट। समझ गए? गलत वैभव, गलत बोल रहे हो, है ना? तो मून, हमने सुना मून खींचता है अपन को, तो मून जितना अपने पे फोर्स लगा रहा है उतना ही अपन भी उस पे लगा रहे हैं। ठीक है, अब दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि दोनों एक्शन रिएक्शन अलग अलग बॉडी पे लगते हैं। एक्शन मैन पे लगा है तो रिएक्शन अर्थ पे, तो दोनों अलग अलग एफपीडी में आएंगे। और ये भी समझना जरूरी है कि इंटरचेंज हो जाता है। कि एक्शन अर्थ ऑन मैन है तो इंटरचेंज होकर रिएक्शन मैन ऑन अर्थ है। देखें, जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछूं, ये ब्लॉक है एल मस्क, जमीन पे रखा है, ग्राउंड पे रखा है, ब्लॉक का एफपीडी, ब्लॉक पे एमजी नीचे और ब्लॉक पे जमीन के कारण नॉर्मल बाय ग्राउंड ऊपर। अब मेरा सवाल है आपसे, क्या नॉर्मल और एमजी, क्या नॉर्मल और एमजी एक्शन रिएक्शन पेयर है? सिर्फ 5 से 6 नो आए, और जो नो है वही समझदार बच्चे हैं। समझदार सब है लेकिन समझदारी सिर्फ उन्हीं 5-6 बच्चों में ला रही। कैसे? कैसे एक्शन रिएक्शन? क्या बोल रहे हो भाई? एमजी क्या है?
फोर्स बाय अर्थ ऑन ब्लॉक। अर्थ क्या होती है? अर्थ ग्राउंड थोड़ी, ये तो टेबल है, ये तो एक टेबल है जिसपे डब्बा रखा है, इसको अर्थ थोड़ी मानोगे। अर्थ क्या है? अर्थ वो गोला है, अर्थ गोला है अर्थ, उसके ऊपर कोई टेबल है, टेबल के ऊपर डब्बा रखा है, ठीक है, तो इसको ग्राउंड को अर्थ नहीं मानते हैं। और एक्शन रिएक्शन अलग अलग बॉडी पे होते हैं, एक ही बॉडी पे दोनों कैसे लग जाएंगे? तो mg क्या है? फोर्स बाय अर्थ ऑन ब्लॉक। नॉर्मल क्या है? फोर्स बाय ग्राउंड ऑन ब्लॉक। तो लिख के देखते ना, ये ऑन अर्थ ऑन ब्लॉक, ये ग्राउंड ऑन ब्लॉक। एक्शन रिएक्शन तो है, एक्शन रिएक्शन में इंटरचेंज होना चाहिए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, ठीक है? mg अगर एक्शन है, अगर ये एक्शन है, तो इसका रिएक्शन किस पे होगा और कितना होगा? अगर ब्लॉक पे mg नीचे लगा है तो इसका रिएक्शन किधर होगा? अर्थ पे, अर्थ पे, करेक्ट। एक्शन क्या हुआ? mg ऑन ब्लॉक बाय अर्थ, तो इसका रिएक्शन क्या होगा? मैग्नीट्यूड उतना ही, ऑन अर्थ बाय ब्लॉक। तो अगर इसको एक्शन बोल रहे हो तो रिएक्शन अर्थ के ऊपर लगेगा, ऊपर mg। समझ आया? इन अपोजिट डायरेक्शन, इसमें माइनस दे तो इसमें प्लस दे। शाबाश, वेरी गुड, आगे चल रहे हैं। फिर नेक्स्ट, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं नॉर्मल का रिएक्शन बताओ। ये नॉर्मल ग्राउंड का रिएक्शन किस पे लगेगा? इसको n बोल देता हूं, तो n इज नॉर्मल ऑन ब्लॉक बाय ग्राउंड। नॉर्मल ऑन ब्लॉक बाय ग्राउंड किस पे लगेगा? बेटा उत्कर्ष पूछ रहा है सर रिएक्शन को एफपीटी में क्यों नहीं शो किया? वो अर्थ के एफपीटी में आएगा ना बेटा, अर्थ पे लग रहा है तो अर्थ के एफपीटी में आएगा, इस पे क्यों बनाओगे? हाँ बेटा जलज, इसको रिवर्स करके नहीं लिख पा रहे हो बेटा? ऑन ब्लॉक बाय ग्राउंड, तो ऑन ग्राउंड बाय ब्लॉक उल्टा करना है। बताओ जलज, कर पा रहे हो? समझ में आ रहा है? हाँ, तो इसका रिएक्शन क्या होगा? शाबाश, समझो अच्छे से, ये कंफ्यूजन हटाओ दिमाग से, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें। नॉर्मल ऑन ग्राउंड बाय ब्लॉक मतलब अगर डब्बे पे नॉर्मल ऊपर लगा एक्शन, तो ग्राउंड पे नीचे लगेगा रिएक्शन। इसका रिएक्शन ये होगा, समझे? तो अगर डब्बे में एक्शन आएगा डब्बे के एफपीडी में, तो रिएक्शन ग्राउंड का एफपीडी में आता। हाँ, यहाँ टेबल है तो टेबल पे, अगर ये ब्लॉक ऑन टेबल बाय टेबल, ऑन टेबल बाय ब्लॉक आ जाता। समझे? तो एक्शन रिएक्शन एकदम आंख बंद करके, जो भी अपोजिट दिए के एक्शन रिएक्शन ऐसे नहीं करना, इसे लिख के पूरा समझ के करना, ठीक है? आइए आगे चल रहे हैं। चलो, अब मेरा आपसे एक सवाल है, ठीक है? मेरा आपसे एक सवाल है, सिंपल सा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। ये 5 केजी, इसका वेट कितना है बताओ? इसका वजन, इसका वेट कितना है 5 केजी का? 50 न्यूटन, करेक्ट। और वेट होता क्या? फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ। ये 10 केजी है,
इसका वेट बताओ कितना है? 100 न्यूटन फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ। मेरा सवाल है आपसे, क्या ऐसा कोई केस पॉसिबल है? क्या ऐसा कोई केस पॉसिबल है? क्या ऐसा कोई केस पॉसिबल है कि इसका वेट इसके ऊपर लगे? क्या ऐसा कोई केस पॉसिबल है कि इसका वेट इसके ऊपर लगे? और अगर है पॉसिबल तो लिख के बताओ कैसे। ठीक, तो जो कॉमन आंसर है वो कॉमन आंसर में क्या बताता हूं? यस, कॉमन आंसर है यस। बच्चे बोल रहे हैं हाँ कि इसका वेट इसके ऊपर लगाओगे। कब? व्हेन 5 केजी को 10 केजी के ऊपर रख दो। ठीक है, आइए बना। आइए, 5 केजी को मैंने 10 केजी के ऊपर रख दिया, तो क्या 5 केजी का वजन 10 पे लगने लगेगा? गलत। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक का वजन दूसरे पे लगे। अरे भाई, वजन क्या है? वेट। वेट क्या है? फोर्स बाय अर्थ। तो वेट लगाने का अधिकार सिर्फ धरती माता को है, बस। तो 5 केजी का वेट 5 के एफपीडी में आएगा, और 10 केजी का वेट 10 के एफपीडी में आएगा। ऐसा कभी नहीं करना कि इसका वेट इसके ऊपर लगा दिया, नहीं। ठीक है, जिसका वेट है उसी पे लगेगा, बस किसी दूसरे पे नहीं लगाना है। तो इनके बीच में जो फोर्स होता है, जो आप बोल रहे हो ना कि मैंने सर के ऊपर डब्बा रख दिया तो सर पे भारी भारी लग रहा है, तो वो नॉर्मल रिएक्शन है, वो कांटेक्ट फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन। तो 10 वाले के ऊपर रख दिया ना डब्बा, तो 10 पे नॉर्मल नीचे, नॉर्मल बिटवीन ए एंड बी, इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो। और 10 पे नीचे तो 5 पे ऊपर, नॉर्मल बिटवीन ए एंड बी। और अगर ये पूरा एक टेबल पे रखा है सिस्टम, तो बी पे एक और नॉर्मल बाय टेबल या नॉर्मल बाय ग्राउंड। ये 10 केजी का एफबीडी, ये 5 केजी का एफबीडी। कहां चले? जो तुम बोल रहे हो वो अपने आप आ जाएगा। जैसे, कहने का मतलब क्या है कि मैंने एक किताब ली, किताब को मैंने सर पे रख दिया, ठीक है, तो किताब का वेट नहीं बोलते अपन कि वेट लगना, नहीं, वेट तो अपना अपना अपनी बॉडी पे लगता है वेट। किताब के कारण नॉर्मल लगा, ये नॉर्मल बनाना है। समझ गए? बताओ, एफबीडी क्लियर सबको? ठीक है, आइए अब देखो। अब क्योंकि बिकॉज बॉडीज आर एट रेस्ट, तो बॉडी जब रेस्ट पे तो फोर्सेस बैलेंस, तो ये फोर्स बैलेंस करो, तो नॉर्मल ए भी आ गया 50, ये फोर्स बैलेंस करिए तो नॉर्मल ग्राउंड आ गया 100 प्लस नॉर्मल ए बी।
और इनके बीच का नॉर्मल कितना, यहां से आ गया 50, तो ये वहां रख दूं, तो नॉर्मल ग्राउंड आ जाएगा 100 + 50, तो आ जाएगा 150, ये आ गया नॉर्मल ग्राउंड। वो सिखाऊंगा, पर एक साथ बनाना सिखाऊंगा बाद में। नॉर्मल ए भी 50 है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि ए ने बी पे कितना फोर्स लगाया, तो नॉर्मल रिएक्शन ए बी 50 न्यूटन। कोई आपसे पूछे बी ने ए पे कितना फोर्स लगाया, ये नॉर्मल ए बी 50 न्यूटन। कोई आपसे पूछे जमीन ने बी पे कितना फोर्स लगाया, तो नॉर्मल ग्राउंड 150। कोई आपसे पूछे बी ने जमीन पे कितना लगाया, तो नॉर्मल ग्राउंड 150। आओ और देखते हैं एग्जांपल। चलो अब देखो सिंपल, एक रस्सी, उससे कनेक्टेड ब्लॉक 10 kg का, एक और रस्सी उससे कनेक्टेड ब्लॉक 5 kg का। ये रस्सी 1 है, इसको टेंशन 1 बोल देते हैं। ये रस्सी नंबर 2 है, इसको टेंशन 2 बोल देते हैं। फाइंड टेंशन 1 एंड टेंशन 2, ये फाइंड करिए। मेरा सवाल है आपसे, क्या 10 kg के ब्लॉक पे इसका वेट लगेगा? नहीं। ठीक है, नहीं। इसका वेट इसी पे लगेगा, इसका वेट इसी पे लगेगा बस। तो 5 kg का एफबीडी क्या होगा? mg नीचे, टेंशन 1 ऊपर। क्योंकि ये रेस्ट पे, तो टेंशन 1 आ जाएगा 50, ये 50। 10 kg का एफबीडी क्या होगा? 10 kg से दो रस्सियां कनेक्टेड है, एक रस्सी ऊपर एक रस्सी नीचे। तो 10 kg पे दो टेंशन, एक टेंशन ऊपर T2, एक टेंशन नीचे T1, और 10 kg का खुद का mg 100। ठीक है, तो टेंशन 2 कितना हो गया? टेंशन 1 + 100। और क्योंकि टेंशन 1 50 है, यहां रख दो, तो टेंशन 2 आ गया 150। वो तो रेस्ट पे ना बेटा, इसलिए बराबर। अभी आगे चल के ना अपन इसको ऊपर नीचे चलाएंगे, तब इक्वेट नहीं करोगे आप। समझ गए? कोई डाउट है पूछो। अगले सवालों में नहीं आएगा बेटा रूपांशु, ये तरीका समझो। बिल्कुल, बिल्कुल खुशबू। आइए आगे चल रहे हैं हम नेक्स्ट। तो ये हमने एफपीडी बनाना सीखा। आइए,
चलो, आपने देखा होगा फिगर बॉक्स 2 में एक सवाल है, एम मास की एक बॉल है, इधर दीवार से कनेक्टेड है और यहां से एक रस्सी बंधी हुई है, यहां से एक रस्सी बंधी हुई, ये सेंटर है, बॉल का मास है एम, इसका एफबीडी बनाओ। हाँ, पर वो अंडरस्टूड है, पर वैसे ही मानना है। तो इसका एफबीडी क्या होगा? एम जी नीचे, दीवार का नॉर्मल इस तरफ, नॉर्मल बाय वॉल, और ये रस्सी का टेंशन इस तरफ, रस्सी का टेंशन, ठीक। सही है, एफबीडी समझ आया सबको? कोई डाउट है पूछो। और कौन सा शशांक बेटा फोर्स? तीन ही फोर्स है। ठीक है, आइए। अब आपको बोला बॉल रेस्ट पे, वो अपने को ऐसे भी समझ में आ रहा है कि रस्सी से बंधी हुई है तो बॉल रेस्ट पे ही होगी, कहीं जाएगी नहीं, है ना? अब मैं आपसे बोल रहा हूं एक चीज, तो अगर बॉल रेस्ट पे तो क्या इनका रिजल्टेंट जीरो बोलोगे? बिल्कुल सही बात है, इनका रिजल्टेंट जीरो। तो रिजल्टेंट जीरो, और रिजल्टेंट हमने वेक्टर में पढ़ा था, याद है अगर आपको तो, वेक्टर एडिशन जीरो, वेक्टर एडिशन जीरो। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, टेंशन का वेक्टर प्लस mg फोर्स का वेक्टर प्लस नॉर्मल का वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, f1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर प्लस f3 वेक्टर इज जीरो। कैसे लिख सकता हूं? बिल्कुल, तो ये वेक्टर फॉर्मेट में आप बोल सकते हो सबका वेक्टर एडिशन जीरो। ठीक है, आइए। अब आपको मान लीजिए ये एंगल थीटा है, तो हमने क्या सीखा था, कंपोनेंट्स ले लेंगे, तो इधर हो जाएगा t cos थीटा, इधर हो जाएगा t sin थीटा, नीचे mg, और इस तरफ नॉर्मल बाय वॉल। समझ गए? और रेस्ट पे तो बैलेंस कर देंगे, तो t sin थीटा किसके बराबर हो जाएगा? mg के बराबर, और t cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा? नॉर्मल के बराबर, नॉर्मल ऑफ वॉल। कोई डाउट है किसी को तो पूछो। चलो आगे, शाबाश। अब ऐसा आपने पहले किया, मैंने क्या सिखाया था आपको, कभी ऐसा है तो आप क्या करते हो, बेटा जरा सिंपल बैलेंस कर दिया ना। हाँ, इसमें मैंने सिखाया, एक तो मैंने सिखाया डिवाइड करना। ठीक है, तो इसको डिवाइड करने से टेंशन कट जाता है, तो टेन थीटा आपको मिलता है mg अपॉन नॉर्मल ऑफ वॉल। करेक्ट,
बेटा दिव्यांश सिंह सोलंकी, पढ़ाई के टाइम पे दूसरी बातें मत किया करो। आइए आखिरी में पूछो क्लास के जो तुमको पूछना है, पढ़ाई की बातें करो। और दूसरा मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूं, ठीक है, कि साइन और कॉस में हमने एक आइडेंटिटी सीखी है 10th में, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ऐसी इक्वेशंस कभी बने तो आप स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर सकते हो। ठीक है, उससे क्या मिलता है आपको, देखो स्क्वायर करो तो टी स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर इक्वल टू mg का स्क्वायर प्लस नॉर्मल का स्क्वायर। अब यहां से टी स्क्वायर कॉमन ले लो तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू mg का स्क्वायर प्लस नॉर्मल का स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर तो 1 होता है, तो टी स्क्वायर आ जाएगा mg का स्क्वायर प्लस नॉर्मल का स्क्वायर, और टी आ जाएगा अंडर रूट mg का स्क्वायर प्लस नॉर्मल का स्क्वायर अंडर रूट। समझ गए? तो हाँ आयुष तुमने भी सही लिखा बेटा। तो ये कभी आप ऐसा है तो थीटा और स्क्वायरिंग एंड एडिंग अपन करते काफी। नहीं नहीं करना, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है बस। हाँ बिल्कुल स्पष्ट, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक थॉट प्रोसेस दिया है। आइए डिवाइड कर देते हैं, कई बार स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर देते हैं। आ जाओ जल्दी आइए। आओ, अब इस सवाल में ना आपको डिस्टेंसेस दिए थे, जो फिंगर बॉक्स 2 का सवाल है उसमें आपको डिस्टेंसेस गिवन थे। तो डिस्टेंसेस क्यों गिवन रहते हैं? आपको रेडियस गिवन था 5 सेंटीमीटर और ये लेंथ गिवन थी 8 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंसेस क्यों गिवन रहते हैं? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो हमेशा ध्यान रखना कि फिजिक्स में आपको एंगल बहुत जरूरी है, क्योंकि कंपोनेंट्स लेना आना चाहिए। तो कंपोनेंट्स लेना आना चाहिए तो एंगल बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो थीटा निकालने आना चाहिए। तो कई बार डिस्टेंसेस इसीलिए दिए रहते हैं ताकि आप एंगल निकाल पाओ। कई बार डिस्टेंसेस इसीलिए दिए रहते हैं ताकि आप एंगल निकाल पाओ। देखो कैसे, रेडियस 5 तो ये 5, रेडियस 5 तो ये 5, ये पूरा कितना हो गया 13, 13, ये 5। आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है, तो ये कितना हो जाएगा बताओ? ये 13, 8 और 5, ये 5, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ये कितना आएगा? करेक्ट 12, पाइथागोरस ट्रिपलेट बन रहे हैं। ये एंगल हो गया थीटा। तो अपने को अगर साइन थीटा कॉस थीटा चाहिए तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस।
तो वो वाला जो सवाल है बिगनर बॉक्स 2 का, साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे रखते से ही आंसर आपको आ जाता है। समझ गए? आइए आगे चल रहे हैं। तो ध्यान रखना डिस्टेंसेस की मदद से आप एंगल निकाल पाओगे। अब देखो एक और सवाल दे रहा हूं। ये बड़ा सा गोला स्फीयर है, उस स्फीयर में एक रॉड रखी, रॉड का मास से स्मॉल है, ठीक है। रॉड का एफबीडी बनाना है, बनाओ जरा। जरा बेटा भेज दिया ऑलरेडी, है ना। एक बड़ा सा स्फीयर है गोला, उसके अंदर एक रॉड है एम मास की, इस रॉड का एफबीडी बनाना है। इस पॉइंट को नाम दे दो ए, इस पॉइंट को नाम दे दो बी। ठीक है। अच्छा अभी मैंने आपको नॉर्मल ऑफ स्फीयर सिखाया था कैसे बनता है, ठीक है। यहाँ पे एक नॉर्मल बनाना है और यहाँ पे एक नॉर्मल बनाना है, दो जगह से टच पे रॉड, और एमजी तो लग ही रहा है। ठीक है। तो नॉर्मल कैसा लगा बताओ, ए पे कौन से क्वाड्रेंट का नॉर्मल आएगा रॉड पे? यहाँ पे जो नॉर्मल आएगा रॉड पे कौन से क्वाड्रेंट का आएगा? शाबाश, फर्स्ट क्वाड्रेंट। रॉड पे नॉर्मल ऐसा लगेगा, और ये जो नॉर्मल है वो सेंटर से पास करेगा सर्कल के। अगर सर्कल का सेंटर ये, तो नॉर्मल रॉड ऐसा आएगा, नॉर्मल फ्रॉम ए। और बी पे देखें तो बी से नॉर्मल इधर आएगा, जो सेंटर की तरफ पास करेगा। तो ये हुआ रॉड का एफबीडी। तो पॉइंट मान लो, तो एमजी नीचे, और रॉड पे इधर से नॉर्मल ऑफ बी, और इधर से नॉर्मल ऑफ ए। ये हो गया रॉड का एफबीडी। समझ आया आपको? कुछ डाउट है पूछो। ठीक है, आ गया पक्का? हाँ बिल्कुल सौरभ। नहीं, पर वो भी नहीं किया है। हाँ दिव्यांश सिंह सोलंकी, थैंक गॉड तुम वापस पढ़ाई की बातें कर रहे हो। आइए चले आगे। अब मैं आपको एंगल निकालने के लिए पूछ रहा हूँ, ठीक है। आपको एंगल आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए मैं आपको डिस्टेंसेस दे रहा हूँ, ठीक है। तो रेडियस, रेडियस आपको मैं दे रहा हूं आर,
और रॉड की लेंथ आपको दे रहा हूं मैं, लेंथ ऑफ रॉड r√3। तो आपको नॉर्मल के एंगल पता करने हैं, ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, पता करो। ये वाला एंगल बताओ और ये वाला एंगल बताओ, बताओ। हाँ 30 डिग्री सही आंसर है। देखें कैसे। तो रॉड की लेंथ आपको गिवन है r√3। तो एंगल निकालने पड़ते हैं ना, तो हर बार अपने को जो 10वीं में ज्योमेट्री में सिखाया है कि परपेंडिकुलर लाइनें बना दो, ट्रायंगल कंप्लीट कर दो, सारे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर कॉरेस्पॉन्डिंग ये सब एंगल्स देखो वही करना है। सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो और एक ट्रायंगल बना लो। अच्छा देखो, ये तो रेडियस हो गया, सेंटर से ये दूरी, ये हो गया r, पूरी लेंथ है r√3। तो आधी लेंथ कितनी हो गई है, हाफ हो गया r√3/2। ये एंगल मैं आपसे पूछ रहा हूं थीटा। तो बेस हाइपोटेनियस तो cos थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस r√3/2 अपॉन r, तो √3/2, यानी थीटा 30 डिग्री। है ना, तो ये वर्किंग काफी करनी पड़ती है फिजिक्स में, परपेंडिकुलर लाइनें खींचो और बनाते जाओ एंगल्स। तो ये एंगल हो गया 30 डिग्री, ये एंगल हो गया 30 डिग्री। देखो नॉर्मल का एंगल हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री। फिर कंपोनेंट लेके अपन सॉल्व कर सकते हैं। आया समझ में सभी को, चलो आगे। नहीं नहीं, अलग अलग भी हो सकते हैं, इस केस में सेम आ रहे दोनों तरफ, इस केस में तो सेम ही आएंगे। अभी नहीं लेना, अभी नहीं लेना, ये है एक्सरसाइज 2 में सवाल, तो उसमें करेंगे। आइए आगे बढ़ा रहे। चलो जल्दी से एक सवाल करो फटाफट। एक 10 केजी की बॉल है, 10 केजी का ब्लॉक है, दो रस्सियों से बंधा हुआ है।
ये 37 डिग्री बना रही है लस्सी, ये 53 डिग्री बना रहा है। ये टेंशन 1 टेंशन 2 और हवा पे लटका रखा है सिस्टम, कुछ जमीन से टच पे नहीं, हवा में लटका रखा है सिस्टम ब्लॉक रेस्ट पे। फाइंड टेंशन 1 एंड टेंशन 2। फाइंड टेंशन 1 एंड टेंशन 2। 10 केजी मास से बेटा उसको। हाँ 60 और 80 सही आंसर है, बस आपको देखना कौन 60 कौन 80 वो देख लो। नहीं बेटा रूपांशु उसके बाद वाला चैप्टर है। आइए देखें एफबीडी क्या है इसका। एमजी नीचे, एमजी नीचे 100, इस तरफ टेंशन 1, इस तरफ टेंशन 2, ये 37 डिग्री, ये 53 डिग्री। तो जब आप बैलेंस करोगे इक्वेट करोगे कंपोनेंट लेके, तो ऊपर आएगा T1 cos 37, T2 cos 53, इस तरफ T2 sin 53, इस तरफ T1 sin 37 और नीचे 100। बताइए कंपोनेंट लेने में कोई दिक्कत किसी को? जिस तरफ थीटा होता है उस तरफ cos थीटा, तो ऊपर cos कंपोनेंट आए। अब जब आप LHS RHS इक्वेट करो, लेफ्ट और राइट के फोर्स इक्वेट करो, तो T1 sin 37 इक्वल टू T2 sin 53, तो T1 इंटू 3/5 इक्वल टू T2 इंटू 4/5, तो T1 इंटू 3 इक्वल टू T2 इंटू 4। ये पहली इक्वेशन आई।
और दूसरी इक्वेशन y में बैलेंस करेंगे तो T1 cos 37 प्लस T2 cos 53 इक्वल टू 100। तो T1 4/5 प्लस T2 3/5 इक्वल टू 100। तो T1 इंटू 4 प्लस T2 इंटू 3 इक्वल टू 500। सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है, T1 कितना आ रहा है 80 और T2 कितना आ रहा है 60 न्यूटन। चेक करो तो सही है क्या मैंने लिखा है, T1 80 और T2 60। कई लोगों के T1 60 आ रहे थे। करेक्ट, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। लेकिन आंसर तो गलत आया बेटा वैभव तुम्हारा। हाँ हाँ, लेनिज थ्योरम से भी कर सकते हैं, वो अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आइए एक और होमवर्क दे रहा हूं मैं, आप घर से करके आइएगा। ठीक है, एक होमवर्क लिखिए। बेटा दो इंक्लाइंड प्लेन है और बीच में एक बॉल है। ठीक है, एक काम करते पहले सर्कल बना लेते हैं। हाँ, और दो इंक्लाइंड प्लेन है। ठीक है, ये 37 डिग्री है, ये 53 डिग्री है, ये 10 kg की बॉल है, ये इंक्लाइंड प्लेन 1, ये इंक्लाइंड प्लेन 2। Find normal reaction by inclined plane 1 or inclined plane 2. ये फाइंड करना है बेटा। फाइंड नॉर्मल रिएक्शन 1 एंड नॉर्मल रिएक्शन 2। ठीक है, होमवर्क है, इस बॉल पे दो नॉर्मल होंगे, एक यहां से एक यहां से, ये फाइंड करना है होमवर्क। चलो बच्चों, फिर आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा। बिगनर बॉक्स 2 कर लीजिए और मैं अभी एक वर्कशीट भेजूंगा अभी जस्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। खूब पढ़ाई करो बेटा, अब अपन एकदम मेन जोन में आ चुके हैं पढ़ाई के। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, बाय बाय।